हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। तो अब हमारा है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग के 4 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं हमारे पार्ट 1 में। तो फिफ्थ पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहते हैं कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्यों गिरती क्यों है, डिमिनिशिंग क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि जब आप जैसे जैसे एक यूनिट के बाद अगली यूनिट को कंज्यूम करते हो, किसी भी गुड्स की या सर्विसेज की एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद जब आप सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करोगे तो आपको उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी फर्स्ट यूनिट के मुकाबले। सेटिस्फेक्शन आपकी कम हो जाएगी। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो जब हमने एक रोटी खाई तो हमको अगर उससे 100% सेटिस्फेक्शन मिली, तो सेकेंड रोटी जब हम खाएंगे तो उससे हमको 90% की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। थर्ड रोटी खाएंगे तो 80% की सेटिस्फेक्शन, फोर्थ जब खाएंगे 70% की सेटिस्फेक्शन। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है, यानी हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, वो हर एक यूनिट बढ़ने के बाद कम होती चली जाती है। आपको प्यास लगी है, आपने एक गिलास पानी पिया तो आपको 100% की सेटिस्फेक्शन मिली। दूसरा गिलास पीते ही 50% की सेटिस्फेक्शन होगी। तीसरे गिलास में आपकी 20% की सेटिस्फेक्शन होगी। चौथा गिलास पीते ही -10 की सेटिस्फेक्शन होगी। नेगेटिव में चली गई, यानी कि यहाँ अब आपको डिससेटिस्फेक्शन मिली, भारी पड़ गया आपको चौथा गिलास। यहाँ तक तो कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन थी, भले कम होती जा रही थी पर कुछ ना कुछ तो थी। यहाँ क्या हो गई? नेगेटिव में चली गई, डिससेटिस्फेक्शन मिल गई। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव में भी जाती है जब हमें डिससेटिस्फेक्शन मिलने लग जाती है एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। कि जितना ज्यादा आप एक कंज्यूम करते रहोगे कंटिन्यूअसली किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती चली जाएगी। Indeed, it is a very natural to happen in respect of all goods and services। और सारी गुड्स एंड सर्विसेज में ऐसा ही होता है। It is therefore called fundamental law of satisfaction। इसलिए हम इसको fundamental law of satisfaction भी बोलते हैं और fundamental psychological law भी बोलते हैं। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। assumption क्या है? law of diminishing marginal utility की assumption क्या है? 2 assumption है इसकी। ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम, कि एक स्टैंडर्ड यूनिट कमोडिटी की एक स्टैंडर्ड यूनिट ही कंज्यूम की जाएगी। यानी कि अ कप ऑफ टी, नॉट अ स्पून ऑफ टी। आप एक कप ऑफ टी लोगे, स्पून ऑफ टी नहीं लोगे। स्पून कैसे लोगे? ऑब्वियसली जब आप एक स्पून पियोगे तो दूसरा भी पियोगे, तो उससे कोई आप सेटिस्फेक्शन को नहीं निकाल सकते, ड्राइव नहीं कर सकते। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज कॉन्टिन्यूस। जो आप कंजम्पशन कर रहे हो वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। मान लो आपने अभी एक गिलास पानी पिया तो इमीडिएटली इसके बाद ही इमीडिएटली आप दूसरा गिलास पियोगे। यानी कि अभी पिया और फिर आप दूसरा गिलास कल पियो और उसको कंपेयर करो कि नहीं मुझे तो 100% सेटिस्फेक्शन ही मिली। नहीं, ऐसा नहीं। आपने जब अभी पिया तो उसके जस्ट बाद, एकदम बाद ही आपने दूसरा गिलास पीना है, तभी वो मानी जाएगी। Not that one unit of the commodity is consumed now, कि एक अभी पी ली and the other tomorrow, एक next, ऐसा नहीं होता है। तो ये थी law of diminishing marginal utility। चलिए अब आता है हमारा 6th टॉपिक, concept of consumers equilibrium। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? चैप्टर पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, लेकिन अभी तक पता ही नहीं है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो होता है जहां पे जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, मार्केट प्राइस जो है उससे भी, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का, और उसके पास जो इनकम है उससे भी। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम
When given his income and market prices, he plans his expenditure on different goods and services in such a manner that he maximizes his total satisfaction. कि वो अपना एक्सपेंडिचर इस तरीके से प्लान करेगा जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम माने कि एक कंज्यूमर को राशन भरना है घर के लिए, ठीक है, राशन भरना है घर के लिए, और उसके पास 10,000 की, मतलब उसका जो प्लान है ये है कि 10,000 रुपये उसको राशन पे खर्च करने हैं. तो वो 10,000 के दाल चावल ले ले, सारे 10,000 के दाल चावल ले ले. एक महीने का उसका प्लान था, ये 1 महीने का लेना है उसको राशन, और पूरे के पूरे 10,000 के दाल चावल ले ले और पूरे महीने सिर्फ दाल चावल खाए, तो क्या उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है? आप खुद सोचो कि आपको पूरे महीने दाल चावल खिला रहे हैं, सुबह भी, दिन में भी, रात को भी, हर टाइम पे बस दाल चावल मिल रहे हैं, तो क्या आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है? नहीं मिलेगी. तो यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि कंज्यूमर को यहाँ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है. कंज्यूमर को कहाँ मिलेगी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन? जब उसके पास 10,000 रुपये हैं और वो प्लान इस तरीके से करे कि 1,000 रुपये उसको दाल पे खर्च करने हैं, 1,000 चावल पे करने हैं, फिर 1,000 की सब्जी लेनी है, दूध लेना है. अगर वो अलग अलग अमाउंट पे डिसाइड करे कि कितने का क्या क्या लेना है, फिर 10,000 रुपये खर्च करे, ताकि डेली उसको एक हर यूनिट से, हर कमोडिटी से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. कि एक दिन दाल चावल खा लिए आपने, एक दिन दाल चावल खा लिए, अगले दिन आपने कोई सब्जी खा ली, भिंडी खा ली, आपने डेजर्ट खाया, एक दिन आपने खीर खा ली, दूसरे दिन आपने हलवा खा लिया. तो जब आप 15 दिन बाद, जो भी आपका मान लो 15 दिन बाद दाल चावल रिपीट हुए, तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन 15 दिन बाद भी दाल चावल से उतना ही मिलेगा जितना 15 दिन पहले मिला होगा. क्यों? क्योंकि 15 दिन बीच में आपने कोई और चीज खाई है. अगर आप दाल चावल रिपीट करते चले जाओगे तो आपके दाल चावल से मन भर जाएगा, फिर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ होगा जहाँ कंज्यूमर मार्केट प्राइस और अपने इनकम को ध्यान में रखते हुए अपना एक्सपेंडिचर डिसाइड करे ऐसे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके. तो वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में उतना इन्वेस्ट करेगा जितना उसको चाहिए, जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. सिर्फ वो सारा दिन दूध पिए और कुछ ना खाए, यहाँ पे भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है. दाल चावल खाए, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है. खीर सबको अच्छी लगती है, रोज खीर खाओ, पक जाओगे. रोज पिज्जा खाओ, पूरा बजट पिज्जा पे निकाल दो, पक जाओगे, नहीं पसंद आएगा. रोज नहीं खा सकता कोई भी इंसान एक ही चीज को. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां होता है जहाँ कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है. अजम्पशंस क्या होते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 4 अजम्पशन होते हैं. सबसे पहली अजम्पशन ये होती है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है वो रैशनल है, यानी कि समझदार है, बेवकूफ नहीं है. कि वो दाल लेने गया और दुकान वाले ने उसको बोला 10,000 की दाल मिलेगी 1 किलो. तो वो क्या बोलेगा कंज्यूमर? इसको पागल है क्या? ऐसे ही बोलेगा ना. पर एक कंज्यूमर ऐसा होगा जिसको पता ही नहीं होगा, वो बोलेगा लाओ पैक कर दो, दे दो, मैं ले जाऊंगा. तो पूरे के पूरे 10,000 का बजट कहाँ चला गया उसका? दाल में. तो हम ये मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे सारे कंज्यूमर जो होंगे वो समझदार ही होंगे, वो नहीं करेंगे ऐसा काम, नहीं बोलेंगे पैक कर दो. वो पागल है बोलेंगे उसको, पैक कर दो नहीं बोलेंगे. तो आप समझदार हो तो आपको क्या बोलना है? पागल है, ये नहीं बोलना है कि पैक कर दो. ठीक है. नेक्स्ट है कार्डिनल यूटिलिटी होनी चाहिए. हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी होगी. कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? बहुत मार पड़ेगी अगर भूल गए होगे तो. वो सेटिस्फेक्शन जिसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, यानी कि आप ये बता पाओ कि आपको दाल खाने से 1 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, या 2 की मिली, या 3 की मिली, या 4 की मिली. सेटिस्फेक्शन को जब हम नंबर में मेजर कर सके तो वो यूटिलिटी क्या होगी? हमारी कार्डिनल यूटिलिटी. तो हम इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी सेटिस्फेक्शन को हम कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं. अगला आता है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी. इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का क्या मतलब है कि आपने दाल खाई, आपकी दाल के यूटिलिटी का
आपने जितनी भी इसकी क्वांटिटी कंज्यूम करी, उसका फर्क आपके चावल पे नहीं पड़ेगा, चावल की यूटिलिटी पे नहीं पड़ेगा। उससे आपको उतनी ही मिलेगी जितनी मिलनी है। दाल खाने के बाद आपकी चावल की यूटिलिटी पे किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबकी अपनी इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होती है, का एक दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। इस लाइन का क्या मतलब है कि हर किसी के लिए मनी की वैल्यू अलग होती है। किसी के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन किसी के लिए ये बहुत छोटा अमाउंट है। किसी के लिए ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है, किसी के लिए ये भी छोटा अमाउंट है। किसी के लिए ये भी बहुत ही बड़ा अमाउंट है और बहुत लोगों के लिए ये भी बहुत छोटा अमाउंट है। तो सबकी मनी की वैल्यू अपने घर में सबकी अलग अलग होती है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो पर्सन का अगर 10,000 का बजट है तो वो सिर्फ 10,000 का ही है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता मार्केट में जाके कि चलो मैं बढ़ा देता हूँ, इसको 12 कर देता हूँ। नहीं, हम ये मान के चलते हैं ये 10 का 10 ही रहेगा। इस 10,000 में ही उसको अपना सारा राशन लेकर आना है। वो उसको ना 11,000 कर सकता है, ना 12, ना 13, कितना भी नहीं कर सकता। हम ये मान के चलते हैं मनी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। जिसका जो बजट है वो हमेशा वही रहेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तभी हम उसकी सेटिस्फेक्शन को मेजर कर पाएंगे। ठीक है। 7th पॉइंट है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो एक कंज्यूमर को कब सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि वो कमोडिटी के कितने यूनिट परचेज करे ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, वो कब इक्विलिब्रियम पे आएगा एक कंज्यूमर। तो ये हम दो डिफरेंट सिचुएशन से फाइंड कर सकते हैं। पहला आता है हमारा व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, कि जब हम एक ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा आता है जब दो या उससे ज्यादा कमोडिटीज को हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वन कमोडिटी वाला केस पढ़ते हैं। वन कमोडिटी कंज्यूम के 3 फैक्टर हैं कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या है, और टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है उस कमोडिटी की, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम यहाँ पे देखेंगे। अब क्या मतलब है इस चीज का, देखो कि सोचो आपका एक फ्रेंड है, आपकी कोई भी फ्रेंड है, उसने आपको ट्रीट के लिए बुलाया, वो आपको पार्टी दे रही है। तो आप पार्टी में गए, आपको बहुत भूख लगी थी और आपने बहुत कुछ खाया वहां पे, जितना आपका मन किया। जब तक आपका पेट नहीं भरा तब तक आपने खाया, ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, आपने खाया, पूरा अच्छे से एंजॉय किया, जो भी किया। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आएगी, अब आपको भूख लगी है और कोई पार्टी नहीं है। अब आपको क्या करना है, अपनी खुद की मनी स्पेंड करनी है, आपको अपने पैसे खर्च करने हैं। तो आप क्या करोगे, आपका जितना मन करेगा उतना खाओगे? नहीं। अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आपको यही देखना है कि 10 रुपए में मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रही है, कौन सी कमोडिटी में मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन 10 रुपए में मिल रही है। फिर आपने देखा कि एक जगह एक 10 रुपए में, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, बर्गर मिल रहा है और एक जगह 10 रुपए की चॉकलेट मिल रही है, तो आप क्या खरीदोगे? वो खरीदोगे ना जिसमें आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, आपके जो अमाउंट आपके पास गिवन है उसमें, ताकि आपका पेट भर जाए। तो चॉकलेट में पेट भरेगा कि बर्गर में पेट भरेगा? बर्गर में पेट भरेगा, तो आप क्या खाओगे? बर्गर खाओगे। इस पार्टी में तो आपने बहुत कुछ खा लिया, लेकिन अब आपको खुद के पैसे स्पेंड करने, और आपके पास पैसे कितने हैं? 10 रुपए। तो आप वहां इसको स्पेंड करोगे जहां पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। तो वन कमोडिटी केस में क्या होता है, जब जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि यार 10 रुपए हैं, 10 रुपए में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए, वो हमारी रियलिटी से मैच हो जाए कि हाँ हमें मिल गई 10 रुपए में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो हमें चाहिए थी, पेट भी भर गया, पैसे भी उतने ही खर्च हुए जितने करने थे। तो क्या होता है, तो ये वन कमोडिटी का केस आता है। यहाँ पे देखो MUM होता है रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स टू गेट, कि यहाँ पे हमारा कंज्यूमर जो है वो जो एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि उसको इतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और MUX/PX क्या होता है, रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स टू गेट, दैट द कंज्यूमर एक्चुअली गेट, कि जो
उसको एक्चुअल में मिला और जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो दोनों क्या है, इक्वल है। अब देखो एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें दिया है कि MUM हमारा कब मिलेगा, हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कब मिलेगी, मतलब हमारे पैसों वाली सेटिस्फेक्शन हमको कब मिलेगी, जब हमको 2 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिलेगी तब हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और प्राइस हमारा कितना होना चाहिए, जब 4 यूनिट प्राइस हो, PX कितना हो, ₹4। यूनिट ऑफ कमोडिटी कितनी होनी चाहिए, ₹4। तो देखो इस लाइन को फिलहाल के लिए भूल जाओ, ये MUM वाली लाइन। ये देखो यूनिट ऑफ कमोडिटी हमको गिवन है 1 2 3 4 और MUX हमको गिवन था 20 18 16 18। इसमें हमने MUM निकाल लिया 20 डिवाइडेड बाय 2 सॉरी 20 डिवाइडेड बाय 4, PX कितना है 4। इससे डिवाइड करते हैं ना, MUM को क्या फॉर्मूला होता है, MUX अपॉन में PX, ये इक्वल होता है, अभी बताया था ये, MUX अपॉन में PX इज इक्वल्स टू MUM। तो 20 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 5, 18 डिवाइडेड बाय 4 4.5, 16 डिवाइडेड बाय 4 4, 8 डिवाइडेड बाय 4 2। हमको कितनी चाहिए थी MUM 2, PX कितना चाहिए था 4। हमको मैक्सिमम ये चाहिए था हमको। यहाँ पे क्या बन गया हमारा, ये हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आ गया वन कमोडिटी केस में, कि जहाँ पे हमें जो गिवन MUM है वो मिल जाए, वो पॉइंट हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। कंज्यूमर कहाँ इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करेगा अपनी, जब MUX अपॉन PX किसकी इक्वल होगा, MUM के। MUX कितना है नहीं पता, PX के गिवन है 4, तो MUM गिवन है 2, MUX कितना आया 8, तो यहाँ 8 आ गया। ये इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम स्ट्राइक कर रहा है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हमारा इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है। ये वन कमोडिटी का केस था, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगी। चलो अब हम 2 कमोडिटी केस देखते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी केस, जहाँ पे हमें 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटी गिवन होंगी। इसमें क्या होता है, कंसीडर अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज बाइंग कमोडिटी एक्स एंड वाई, 2 कमोडिटी खरीद रहा है एक्स और वाई विद हिज गिवन इनकम, जो भी उसके पास इनकम है उसमें से। हाउ विल ही स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे उसको इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। इन केस ऑफ वन कमोडिटी, से कमोडिटी एक्स, मान लेते हैं कोई कमोडिटी एक्स है, अ कंज्यूमर स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम व्हेन एक कमोडिटी के केस में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ मिल रहा था, जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है MUX अपॉन में PX इज इक्वल्स टू MUM, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारा वन कमोडिटी केस का था। लाइकवाइज फॉर कमोडिटी Y कंज्यूमर विल गेट इक्विलिब्रियम व्हेन, तो कमोडिटी Y के लिए कंज्यूमर को कहाँ इक्विलिब्रियम मिलेगा, MUY अपॉन में PY इज इक्वल्स टू MUM। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। रिलेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम 1 एंड 2 को रिलेट करेंगे तो एक सिचुएशन आएगी जहाँ पे कंज्यूमर 2 कमोडिटी खरीद रहा है एक्स और वाई, तो हम ये कह सकते हैं कि हमको इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, जब हमारा MUX अपॉन PX इक्वल होगा MUY अपॉन PY, दोनों इक्वल होंगे ये MUM के। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हमें स्पेंड करनी है वो हमारी रियलिटी से, दोनों कमोडिटी की रियलिटी से मैच कर जाए, कि हमारे पास 10 रुपए हैं तो हम ये मान के चलें कि हम 6 रुपए की आइसक्रीम खाएंगे और 5 रुपए की चॉकलेट खाएंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन थी ये 2 कमोडिटी हमने ली और रियलिटी में हमने ऐसा ही किया, हमने 6 रुपए की आइसक्रीम खाई और 4 रुपए की चॉकलेट खाई, तो हमारे 10 रुपए हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमने स्पेंड कर दिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से इसको करने की कोशिश करते हैं कि MUX जो है हमको गिवन है 20 है, ठीक है। MUX 20 गिवन है, PX 4 है, MUY 25 है और PY 5 है। इज द कंज्यूमर इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ MUM इज 5, कि ये पूछ रहा है हमसे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट में है अगर MUM 5 है। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, MUX अपॉन में PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन में PY इज इक्वल्स टू MUM। तो MUX है 20, PX है 4, MUY है 25, PY है 5, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5,
5 5 जा 20, MUM कितना है 5, तो ये इक्वल आ गया 5 5 5, तीनों इक्वल आ गया, ये 5 इक्वल है, ये 5 इक्वल है, ये 5 इक्वल है, सॉरी ये 5 इक्वल है, तो तीनों 5 हमारे इक्वल आ गए। तो क्या होगा इसका आंसर? implying that the consumer is in a state of equilibrium. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेके चले, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, MUX अपॉन में PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन में PY, ठीक है, इज इक्वल्स टू MUM। MUX 25, PX 5, MUY 30, PY 5। इज द कंज्यूमर इन अ स्टेट, MUM गिवन नहीं है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ये तो यही इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो इससे इक्वल कैसे होंगे? तो ये तो कंडीशन यहीं पे खत्म हो जाती है। तो क्या आएगा? इम्प्लाइंग दैट द कंज्यूमर इज नॉट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। Not in a state of equilibrium. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम नहीं मिल रहा है, क्योंकि MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY ही इक्वल नहीं है हमारे। लास्ट टॉपिक आता है 8th टॉपिक इस चैप्टर का, द बेसिक लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। कि लिमिटेशन क्या है यूटिलिटी एनालिसिस की, जो हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उसकी लिमिटेशन क्या है? The basic limitation of utility analysis relates to the basic assumption of this analysis. जो इसकी basic limitation है वो इसकी basic assumption ही है, उसी से relate करती है। That utility can be expressed in cardinal numbers, की utility को हम cardinal numbers में express कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 में बता सकते हैं कि हमें कितनी satisfaction मिली, यही इसकी एक limitation है। Implying that utility can be measured in unit like 1 to 3, कि utility को हम measure तो कर सकते हैं कि 1 यूनिट हमने खरीदी, 2 यूनिट खरीदी, 3 यूनिट खरीदी, 4 खरीदी। Is it really possible? Do you as a consumer ever express your satisfaction in terms of units like 1 to 3? हम यूनिट्स में खरीद सकते हैं, लेकिन क्या हम हमारी सेटिस्फेक्शन बता सकते हैं यूनिट्स में कि मुझे 2 यूनिट की सेटिस्फेक्शन मिली, 2 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, 3 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, 4 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली? क्या हम बता सकते हैं सेटिस्फेक्शन को नंबर में? नहीं। सेटिस्फेक्शन एट बेस्ट कैन बी रैंक्ड एज हाई और लो। हम हाई और लो बता सकते हैं कि हमें कॉफी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है एज कंपेयर टू चाय, या फिर हमें चाय से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है कॉफी के कंपैरिजन में, या हमें जूस से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, या हमें कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, तो हम ऐसे बता सकते हैं कि हमें किस चीज से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। हाई और लो में हम उसको रैंक कर सकते हैं, पर हम यूटिल्स में नहीं बता सकते कि 2 यूटिल 3 यूटिल्स की हमें सेटिस्फेक्शन मिली। और इट कैन बी कंपेयर्ड व्हेन 2 गुड्स आर साइमल्टेनियसली कंज्यूम्ड, जैसे कि 2 गुड्स हमने खाए, हम उसको बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेटर था। इट इज हार्ड टू मेजर इट इन फिगर, उसको फिगर्स में हम नहीं बता सकते, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली कम मिली, या इन दोनों में से किस में ज्यादा मिली ये बता सकते हैं। कितनी ज्यादा मिली ये थोड़ी ना बता सकते हैं, कितनी ज्यादा मिली आप कैसे, मतलब कैसे एक्सप्लेन करोगे? कोई आपसे पूछे कि कितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, क्या बोलो 3 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिली, ये तो कोई नंबर नहीं होता ना, इसमें आप नहीं बता सकते। ये एक लिमिटेशन है, बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये लिमिटेशन है इस यूटिलिटी एनालिसिस की। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।